हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है। और हम लोग आज जो टॉपिक कर रहे हैं वो है रेंज ऑफ लेंथ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो रेंज ऑफ लेंथ का मतलब है कि हमारे पास छोटी से छोटी वैल्यू क्या होती है और कहाँ तक ये वैल्यू मैक्सिमम या पॉसिबल हो सकती है। तो हमारे पास जो है वैल्यू जो स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हो बहुत स्मॉल वैल्यू है, 10 दी पावर -14 मीटर से लेकर 10 दी पावर 26 मीटर तक की जो लेंथ होती है वो यहाँ पर मेजरमेंट में आती है। अगर हम लोग बात करें 10 दी पावर -14 मीटर की, तो ये साइज एक एटम के न्यूक्लियस का हो सकता है, जो कि जो यूनिवर्स है उसकी जो साइज है वहां तक, जो 10 दी पावर 26 है मीटर में, वहां तक ये जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि जो ऑर्डर है साइज का, कितनी स्मॉल वैल्यू से लेकर कितनी बड़ी वैल्यू तक ये फैला हुआ है। तो मतलब हमारे जो पास, जो इस वर्ल्ड में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इतनी चीज जो है वो अवेलेबल हो सकती है। ओके, नेक्स्ट डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए कुछ यूनिट्स हमारे पास दी हुई है। 1 फर्मी, जिसे 1 F से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 10 दी पावर -15 मीटर। तो आप देख सकते हो कि बहुत स्मॉल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम लोग इस यूनिट का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये 1 A.10 दी पावर -10 मीटर, ये भी एक लेंथ की स्मॉल यूनिट हो गई। आगे जब बड़ी यूनिट्स, बड़े डिस्टेंसेस की बात करते हैं, जैसे प्लैनेट्स हो गए, अर्थ हो गया, सन हो गया, तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट आपको दिख रही है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 कैपिटल A U। ये क्या चीज रिप्रेजेंट करती है? ये एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। हमारी अर्थ का, ये सपोज कर लो सन है, और ये सपोज कर लो हमारी अर्थ है। तो इन दोनों के बीच के एवरेज डिस्टेंस को हम लोग 1 AU से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और अगर मीटर में बात करें तो मीटर में जो वैल्यू है इसकी, वो बनेगी 1.496 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर 11 मीटर। क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है, तो इसीलिए इस डिस्टेंस को एक अलग यूनिट का नाम दे दिया गया, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जैसे सपोज करें कोई लोकेशन ए से बी की तरफ हम लोग जाते हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 4000 मीटर है। तो इसे हम लोग किस वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 4 किलोमीटर से, क्योंकि ये जो है वो बड़ी यूनिट्स को जो है वो यूज किया जाता है। तो उसी तरीके से अब ये तो और भी बहुत ज्यादा बड़ा डिस्टेंस हो गया, तो इसीलिए इतने मीटर को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल मान लिया गया है, जो कि एवरेज डिस्टेंस है सन का अर्थ से। ओके, नेक्स्ट इज 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर क्या है? 1 LY इज इक्वल टू 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर 15 मीटर। तो जब इतने मीटर होते हैं तो उसे हम लोग 1 लाइट ईयर बोलते हैं। अब ये 1 लाइट ईयर एक्चुअली है क्या? डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स विथ वेलोसिटी ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर 8। ये 108 नहीं है, ये 10 दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन 1 ईयर। तो 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर 15 मीटर, जिसे 1 लाइट ईयर के नाम से जानते हैं, ये वो डिस्टेंस है जो लाइट ने ट्रेवल किया है इतनी वेलोसिटी, 3 इंटू 10 दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ 1 साल के अंदर। तो इसका मतलब है 1 ईयर को पहले ये सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतना डिस्टेंस कैलकुलेट होकर आएगा। 1 ईयर को अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि एक साल में 365 डेज होते हैं, मल्टीप्लाई एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो जब आप इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे
तो ये सेकंड में जो है वो आपका टाइम निकल के आ जाएगा। और फिर इसे जब आप 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाइट ईयर कैलकुलेट होके आएगा, जो कि आपके पास 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर है। उसके बाद है 1 पार सेकेंड, जिसकी वैल्यू है 3.08 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 मीटर। अब ये पार सेकेंड क्या है? It is the distance at which average radius of Earth orbits subtend an angle of 1 arc second। ये वो डिस्टेंस है जिस पर जो अर्थ का एवरेज रेडियस है, जो मतलब अर्थ ऑर्बिट अपना ट्रेवल कर रही है, वो एंगल बना रहा है कितना? 1 आर्क सेकंड का एंगल बना रहा है। जैसे मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूँ, तो समझने के लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पर थोड़ा सा समझाऊंगा। सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये एक आर्क ऑफ लेंथ है। एक मैंने पहले सर्कल ड्रॉ किया, सपोज कर लेते हैं, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो सपोज कर लो कि वो यहाँ पे है। और ये जो आर्क ऑफ लेंथ है, ओके, लाइक दिस सपोज कर लो। ये जो रेडियस है, ये सेंटर हो गया, तो ये भी रेडियस होगा। दिस इज 1 पार सेकेंड, जिसको पैराटैल्टिक पैरालैक्टिक पैरेलल की सेकेंड बोलते हैं, पैरालैक्टिक सेकेंड बोलते हैं। तो ये रेडियस हो गया 1 पैरालैक्टिक सेकेंड। ये कब किसके इक्वल होगा? जब ये लेंथ ऑफ आर्क, ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसकी वैल्यू 1 AU के इक्वल होगी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो अभी आपका पढ़ के आया है। और ये सेंटर पे 1 सेकेंड का अगर एंगल बनाएगी, तो फिर जो वैल्यू है आर की जो निकल के आएगी, उसे वी कॉल 1 पैरा सेकेंड। हमें पता है कि जो थीटा होता है वो होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय दिस रेडियस, या डिस्टेंस आपका बोल सकते हैं। तो जो आर है दैट विल बी इक्वल टू एल अपॉन थीटा। तो ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे, पुट करने पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो ये वाली वैल्यू आएगी 3.08, जस्ट अ सेकेंड, 3.08 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 मीटर, और उसे वी कॉल 1 पार सेकेंड या फिर 1 पैरालैक्टिक सेकेंड। तो ये चीज हो गई कि जब जो आर्क है उसकी लेंथ होनी चाहिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो अपन ने अभी डिस्कस की है, और जो थीटा है वो 1 सेकेंड का सेंटर पर बनना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड 1 पैरा सेकेंड। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ मास। अब मास को कैसे मेजर किया जाता है? सबसे पहले जो एसआई यूनिट है वो हम सबको पता है किलोग्राम होती है, जिसे केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। मास टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता। हर प्लेनेट पे मास सेम रहेगा, हर जगह पर मास सेम रहेगा, टेम्परेचर प्रेशर पे से कोई चेंज नहीं होगा। Prototypes of the International Standard Kilogram supplied by International Bureau of Weights and Measures BIPM is available at the National Physical Laboratory NPL New Delhi, India। जो प्रोटोटाइप, जो मतलब डिजाइनिंग मॉडल है, जो 1 kg को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका जो इंफॉर्मेशन है वो कौन प्रोवाइड करता है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, बिप उसको बोलते हैं।
और इसका एक मॉडल इंडिया में अवेलेबल है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL में अवेलेबल है। तो इसी के अकॉर्डिंगली जो भी वेट होता है मतलब मास जो 1 kg होता है वो तय किया जाता है। ओके, उसके बाद है कि अगर हमें यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द मास ऑफ एटम्स। देखिए, अगर हमें एटम्स का मास फाइंड करना है तो उनका मास बहुत स्मॉल होता है, तो ग्राम किलोग्राम की बात करनी जो है वो बहुत ज्यादा गलत हो जाती है। तो इसलिए एक यूनिट बनाई गई है, दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड एटॉमिक मास, जिसे सिंपली यू भी लिख सकते हैं। तो ये किसका काम करेगी, ये एटम्स के मास को मेजर करने में जो यूनिट यूज करते हैं उसमें हम लोग करते हैं। वन यूनिफाइड एटॉमिक मास किसके इक्वल है, 1U इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई करना है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। हमारे पास एक एटम है किसका, कार्बन 12 का। कार्बन 12 का मतलब हो गया कि मास नंबर 12 है, एटॉमिक नंबर तो फिक्स रहेगा 6, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मास भी शामिल है। मतलब हमें पता है एटम में क्या क्या होता है, मास ऑफ कितने प्रोटॉन्स होंगे, 6 प्रोटॉन्स, 6 ही क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स, और 6 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इन तीनों का मास प्लस करेंगे और फिर उस क्वांटिटी को 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मास हमारे पास निकल के आएगा उसे 1U या यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट का जो है वो दर्जा दिया जाता है। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड या एक रेफरेंस सेट कर दिया गया है एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करने के लिए। और अगर हमें इसको केजी में बदलना हो तो उसके लिए क्या रिलेशन है, 1 atomic mass unit is equal to 1.66 multiply by 10 the power minus 27 kg। तो अब आप आइडिया लगा सकते हो इजीली कि कितना थोड़ा मास होता है, मतलब अगर आप एटम्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स की बात करें, इसीलिए केजी में बात करना यहाँ पर सही नहीं होता और हमें स्मॉलर यूनिट चाहिए, तो इसके लिए एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास यूनिट भी बोल सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि 1U इक्वल है किसके, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप के, जिसमें 6 प्रोटॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स शामिल हैं। ओके, mass of commonly available objects can be determined by common balance like the one used in a grocery shop। एक ग्रोसरी यानी किराना की दुकान पे अगर आपने कुछ सामान लेना है तो उनके पास जो कॉमन बैलेंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक भी मतलब वो यूज करते हैं वेइंग मशीन, या फिर सिंपली जो है वो तकड़ी भी यूज कर सकते हैं, तो वो चीज होती है। Large masses in the universe like a planet, star based on Newton's law of gravitation can be measured by using gravitational method। अगर हमें प्लैनेट स्टार्स का मास मेजर करना है तो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करेंगे, जो आप इसी क्लास में आगे ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ोगे। For measurement of small masses of atomic, subatomic particles, we make use of mass spectrograph in which radius of trajectory is proportional to the mass of charged particle moving in uniform electric and magnetic field। अगर हमें छोटे मास को मेजर करना है तो हम लोग मास स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज करेंगे, जिसमें ट्रेजेक्ट्री का जो रेडियस है, मतलब जो पाथ होगा पार्टिकल का, उसका रेडियस सीधा किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली मास के डिपेंड करेगा। यानी कि अगर रेडियस बढ़ेगा तो मास भी इंक्रीज होगा। तो ये चीज से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मतलब अलग आगे फिनोमिना आ जाता है, जो उसके फॉर्मूलेस भी आप लोग आगे पढ़ोगे। तो ये हमारे पास है कि कॉमन मासेस, लार्ज मासेस और स्मॉलर मासेस के लिए अलग अलग तरीके यूज किए जाते हैं। रेंज ऑफ मासेस, यहाँ पे मासेस की रेंज है। जो टाइनी मास हमारे पास अवेलेबल है, सबसे छोटा मास वी कैन से वो इलेक्ट्रॉन का मास है, जिसकी वैल्यू अराउंड 10⁻⁻30 kg है। और दूसरी तरफ हमारे पास बहुत बड़ा मास है यूनिवर्स का, जिसका मास है 10⁻55
केजी है। तो जस्ट लाइक लेंथ वाइज यहाँ पे मासेस का भी एक बहुत बड़ा रेंज है जो हम लोगों को बताने की कोशिश की गई है। तो इस तरीके से आज का जो टॉपिक है वो हमारा फिनिश हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।